गीता कॉलोनी में एक युवक ने फांसी लगाकर किया सुसाइड। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल। पुलिस ने बॉडी को भेजा पोस्टमार्टम के लिए। पुलिस जुटी आगे की जांच में। सीमापुरी पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 ड्रग पैडलर को धर दबोच लिया। आरोपियों से करीब 40 किलो गांजा किया बरामद। पुलिस कर रही है मामले की जांच। एमसीडी के सफाई कर्मचारी 27 जून को सिविक सेंटर पर करेंगे प्रदर्शन करके सैलरी देने की मांग करेंगे। सफाई कर्मचारियों को अब तक में नहीं मिली बकाया सैलरी। राजेंद्र नगर सीट पर आपका हुआ कब्जा। बीजेपी नेता ने कहा आप अपने आप को ना समझे स्ट्रांग। कहा आपका लगातार गिर रहा है ग्राफ। आपने दुर्गेश पाठक को दी बधाई। और जाफराबाद में गंदगी के खिलाफ नन्हे मुन्ने बच्चों की जंग। लोगों को जागरूक करने के लिए निकाली महारैली। कूड़े को एमसीडी की गाड़ियों में डालने के लिए किया प्रोत्साहित। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पूर्व दिल्ली खास में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। गीता कॉलोनी की नर्सरी झुग्गी में एक युवक ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया है, जिसके बाद युवक के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल पुलिस ने बॉडी को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है कि आखिर युवक ने फांसी क्यों लगाई। युवक का नाम अमरजीत था और वो बिहार का रहने वाला था। अमरजीत के परिवार में उनकी पत्नी और 3 बच्चे हैं। गाजीपुर डेयरी फार्म में रहने वाले एक व्यवसायी को 50 लाख रुपए देने की धमकी मिली है। दरअसल व्यवसायी को एक इंटरनेशनल अज्ञात नंबर से फोन आया और हाशिम बाबा के नाम से कुख्यात जेल में बंद अपराधी ने धमकी दी। पहले तो व्यवसायी ने कॉल को किसी की शरारत समझा और पुलिस को मामले की सूचना नहीं दी, लेकिन फिर से उसी नंबर से व्यवसायी के व्हाट्सएप नंबर पर कॉल आई तो उसे पुलिस को मामले की सूचना दी। पूछताछ में व्यवसायी ने बताया कि हाशिम बाबा के नाम से 50 लाख रुपए की धमकी दी गई। हाशिम बाबा रोहिणी जिले के 2 लूट के मामलों में दोषी ठहराया गया है और 2017 से जेल में बंद है। वो हाशिम बाबा के साथ किसी अन्य जेल में था। व्यवसायी ने आगे बताया कि हाशिम बाबा के गिरोह के सदस्यों से अच्छी तरह परिचित था, जिसको लेकर व्यवसायी ने मामला दर्ज कराया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। 13 जून को गाजीपुर थाने में एक डेयरी फार्म के बिजनेसमैन ने एक मैटर रिपोर्ट किया, जिसमें कि उन्होंने बतलाया कि उनके फ़ोन पर व्हाट्सएप कॉल के द्वारा एक व्यक्ति उनको थ्रेटन कर रहे हैं, उनको डरा धमका रहे हैं ऑफ डायर कॉन्सिक्वेंसेस, एक ड्रेडेड क्रिमिनल हाशिम बाबा के नाम पर, और उनसे 50 लाख के पैसों की डिमांड की जा रही है। जैसे ही ये मैटर रिपोर्ट होता है हम इस पर एक केस दर्ज कर इन्वेस्टिगेशन अपनी शुरू कर देते हैं और इस पर टेक्निकल काम करते हुए हम पाते हैं कि इसमें इंटरनेशनल कॉलिंग या फिर वर्चुअल कॉलिंग का इस्तेमाल हुआ है। और उसको जब फर्दर कनेक्ट किया तो पाया कि ये तिहाड़ जेल से कॉल ओरिजिनेट हो रही थी, जेल नंबर 8 से। जैसे ही हमने जेल नंबर 8 के इनमेट्स के बारे में इंक्वायरी शुरू की तो पाया कि ये आस मोहम्मद नाम के व्यक्ति से ये कॉल ओरिजिनेट हो रही है। और इनकी कार्रवाई करते हुए हमने इनको इंटेरोगेट किया और जैसे ही इनको इंटेरोगेट किया तो पता चला कि इनके साथ एक और इनके साथी हैं, दानिश एलियस टिगी, जिनके साथ मिलकर इन्होंने ये प्लान किया है। और दानिश टिगी दरअसल इसके मास्टरमाइंड हैं और इन्होंने ही इसको टारगेट के तौर पर चुना, इस बिजनेसमैन को। और इसमें टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के थ्रू ही हमें पता चला कि ये बाहर से इनको एक फ़ोन और सिम कार्ड की प्रोविजनिंग कराई गई है। और इनफैक्ट ये भी हमें पता चला कि ये ड्रेडेड क्रिमिनल्स हैं दोनों, और इनमें से जो आस मोहम्मद है वो ऑलरेडी कन्विक्ट है 2 रॉबरी केसेस में, जो कि रोहिणी के दर्ज हैं। और जो दानिश है वो तकरीबन 6 क्रिमिनल केसेस में इन्वॉल्व हैं, जिनमें से 2 इनके मर्डर केस हैं और बाकी की अब हम तफ्तीश इसमें जारी रख रहे हैं। एमसीडी के सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर आए दिन सरकार से गुहार लगाते हैं।
प्रदर्शन करते हैं। इसके बावजूद भी उनकी मांगों को नहीं माना जाता है। तीनों एमसीडी के एक होने के बाद कर्मचारियों को उम्मीद थी कि अब उनकी बाकाया सैलरी उन्हें दी जाएगी, लेकिन उसके बाद भी उन्हें सैलरी नहीं दी गई। साथ ही नए एलजी विनय कुमार सक्सेना के सामने अपनी मांगे रखने पर भी उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिला है। ऐसे में अब इन कर्मचारियों ने सिविक सेंटर पर प्रदर्शन करने की बात कही है। 27 जून को बड़ी संख्या में कर्मचारी सिविक सेंटर पर प्रदर्शन करेंगे और अपनी मांगें सरकार के आगे रखेंगे। जो हमारी मांग डिमांडें चल रही हैं और चलती आ रही है लंबित मामला, अब तीनों निगम एक हो गए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि दिल्ली सरकार ने भी पल्ला झाड़ दिया है और हम एलजी साहब से जैसे बैठक ली है, उन्होंने भी एक आश्वासन दिया था जो अभी तक खरे नहीं उतरे हैं। अब हम केंद्र सरकार से गुहार लगा रहे हैं, जो 27 तारीख यानी कल, मैं सभी निगम के कर्मचारियों से अपील करूंगा कि कल समस्त कर्मचारी आप सिविक सेंटर पर आएँ और गेट नंबर 5 पर अपना हम विरोध प्रदर्शन करेंगे और वहाँ विशाल प्रदर्शन करने के बाद धरना भी देंगे अनिश्चितकालीन और काम बंद हड़ताल का भी ऐलान करेंगे अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो। एक प्रदर्शन और एक बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम लगा रखा है। अगर इसी में अगर कमिश्नर महोदय या पूरी टीम ने, वहाँ की एमसीडी की टीम ने अगर मीटिंग नहीं ली है तो कुछ भी हो सकता है। दिल्ली में काम बंद हड़ताल भी हो सकती है, क्योंकि हम भी नहीं चाहते कि हमारी दिल्ली स्वच्छता के मामले के अंदर वैसी पिछड़ी हुई है और पिछड़े। और स्विच सेंटर पे रखा जाएगा ये प्रदर्शन और 27 तारीख का है और एमसीडी स्वच्छता कर्मचारी यूनियन इसकी जो है जन आधार के साथ पूरा कार्यक्रम को करेगी। कच्चे से पक्के की डिमांड है और जो कार्य मुक्त सेवा मुक्त हो गए हैं कर्मचारी, उनको ना तो बोनस, ना तो उनका एरियर मिला है, ना उनकी पेंशन बन रही है। कई महीने से पेंशन नहीं हो रही उनकी। कल हम उधर काम बंद हड़ताल का नोटिस लगाया हुआ है। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो पूरी दिल्ली में काम बंद हड़ताल जारी हो जाएगी। राजेंद्र नगर विधानसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव में आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की है। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार दुर्गेश पाठक को 11,512 वोट मिले हैं, जिसके बाद से आप जश्न में डूब गई है। इसी जीत को लेकर हमारी संवाददाता ने पूर्व दिल्ली के बीजेपी नेता महेंद्र आहूजा से बात की, तो उनका कहना है कि राजेंद्र नगर की सीट आपके खाते में गई। हम इस बात को स्वीकार करते हैं, लेकिन फिर भी आप खुद को ज्यादा स्ट्रांग ना समझे। आपका ग्राफ लगातार गिर रहा है। साथ ही आप नेता अतुल गुप्ता का कहना है कि आप कैंडिडेट को बधाई। आपके कामों को देखते हुए उन्होंने पार्टी पर भरोसा करके राजेंद्र नगर की सीट जीती है। उम्मीद करते हैं जैसे दिल्ली में आप काम कर रही है, वैसे ही आप से राजेंद्र नगर में भी काम करेंगे। राजेंद्र नगर के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश जनादेश को विनम्रतापूर्वक स्वीकार करती है, लेकिन इसके साथ ही देखने वाली बात यह है कि आम आदमी पार्टी का ग्राफ निरंतर गिर रहा है। पहले से आधा मार्जिन भी नहीं बचा है। इसका मतलब ये हुआ कि जनता का थोड़ा सा मन बदलना और बाकी है। तो कोई भी आने वाले चुनाव में, नगर निगम के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीतने से रोक नहीं पाएगा। हम अगली चुनौती के लिए तैयार हैं, दोबारा युद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं। चुनौती देते हैं कि केजरीवाल जी दिल्ली नगर निगम का चुनाव जीत कर दिखाएं। राजेंद्र नगर विधानसभा के उपचुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हमारे कर्मठ जुझारू प्रत्याशी दुर्गेश पाठक जी की 11,555 वोट से ऐतिहासिक जीत हुई है। इसके लिए वहाँ की जनता बधाई की पात्र है और धन्यवाद की पात्र है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में और दिल्ली सरकार के काम को देखते हुए यह जो फैसला किया, जो चुनाव किया कि उन्होंने आम आदमी पार्टी को जो सपोर्ट किया, हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और बधाई देते हैं कि आम आदमी पार्टी जैसे पूरी दिल्ली के अंदर काम कर रही है, उसी प्रकार से राजेंद्र नगर विधानसभा के भी सारे कार्य पूरे करेंगे। जाफराबाद आरडब्ल्यू ने पूर्व दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मिलकर जाफराबाद की गली नंबर 39/4 में एक महारैली निकाली है, जिसका नेतृत्व क्षेत्र के नन्हे मुन्ने बच्चों ने किया। इस महारैली में बच्चों ने सफाई का संदेश देते हुए लोगों को जागरूक किया है कि इलाके में साफ सफाई रखें। ये पिछले 8 महीनों में गंदगी खिलाफ तीसरी महारैली है। इस जागरूकता संदेश के द्वारा घर घर जाकर आम नागरिकों को गंदगी ना फैलाने, स्वच्छता अपनाने, अपने घर या दुकान के कूड़े को कूड़ेदान में ही रखें और फिर उसे एमसीडी की गाड़ियों में डालने के लिए प्रोत्साहित किया।
इसके अलावा जो लोग जानबूझकर गंदगी फैलाते हैं, अपना कूड़ा गलियों में, मंदिरों के आगे या मस्जिदों के आगे, स्कूलों के आगे, गलियों में फेंकते हैं, उनको समझाया गया कि वो ऐसा ना करें। ऐसा करने से उनका इलाका गंदा होगा, लेकिन अगर वो ऐसा करते रहेंगे, उनके चालान संस्था के द्वारा काटे जाएंगे और नगर निगम भी उनके चालान काटेगा। सर, आज हमने यही संदेश दिया है, लोगों को कहा है कि यहाँ पर बहुत लोग अपना कूड़ा फेंक दिया करते थे छत से। उन्हें समझाया है कि सब डस्टबिन बांटे हैं यहाँ पर, कि सब अपना गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग तरह के ग्रीन और ब्लू कलर के हमने डस्टबिन बांटे हैं, ताकि सब लोग अपना कूड़ा अलग अलग रखें और अपना गाड़ी आए तो गाड़ी में डालें। यही सब चीज़ उन्हें समझाई। लोगों ने अमल करने का निर्णय लिया है और आगे चल के इस पर पूरा अमल करेंगे। और हमने लोगों को सफाई अभियान के बारे में बताया है। इससे जो हमारे इलाके में बाहर के लोग आते हैं, ताकि वो देख के खुश होएं कि ये हमारा जाफराबाद का क्षेत्र कितना अच्छा है, कितना मतलब साफ़ सुथरा रह रहा है और यहाँ के लोग भी अच्छे हैं। इलाके में हमने कूड़ेदान के डब्बे, डस्टबिन भी बांटे हैं और जो गांव देहात से भी या शहरों से भी मेहमान भी आते हैं, वैसे भी मिलने चलने वाले आदमी आते हैं, ये कहते हैं कि इतनी गंदगी जाफराबाद के अंदर है कि यहाँ कोई सुधारने का मौका नहीं है। सारे कर्मचारी एमसीडी के, ईडीएमसी के और हमारे सभी साथी आरडब्ल्यूए के साथ थे और ये समझाया कि अगर कूड़े की गाड़ी नहीं आती है, कोई कर्मचारी काम नहीं कर रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी हमें बताओ, उसका इलाज हमारे पास है, लेकिन आप अपना कूड़े का इंतजाम करो। डब्बे इसीलिए बांटे कि गली में, किसी खंबे के सामने, किसी चौराहे पे या किसी रास्ते में ना डालें। हमने लोगों को जो है संदेश दिया है कि ये हमारा तीसरा या चौथा मामला है जिसमें हमने लोगों को समझाया, बताया और अगली बार से अब लोगों को जो है चालान आएंगे और लोगों ने अगर सावधानी नहीं बरती और जो बताया गया, समझाया गया, अगर नहीं माना तो फिर उनके जो एडीएमसी का कानून है दिल्ली सरकार की तरफ से और कोर्ट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उसके खिलाफ जो है फिर वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पूर्व दिल्ली की शाहदरा थाना पुलिस ने आज नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस मनाया। कार्यक्रम की शुरुआत सीमापुरी से पुलिसकर्मियों के साथ साथ बच्चों ने भी की और बच्चों ने नशीली दुरुपयोग के बैनर और पोस्टर हाथ में लेकर पकड़कर नारे लगाए और लोगों को जागरूक किया। ये वॉकथॉन दिलशाद गार्डन से इवास अस्पताल में समाप्त हुई। इस वॉकथॉन में इवास अस्पताल के डायरेक्टर आर.के. धमोजा के साथ चिकित्सक विशेषज्ञ भी शामिल थे। कार्यक्रम का समापन सभी ने डीसीपी शाहदरा आर साथिया सुंदरम ने के साथ शपथ लेने के साथ किया, जिन्होंने शाहदरा को नशा मुक्ति क्षेत्र बनाने की चुनौती के रूप में लिया है। आज अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्त दिवस का वो सेलिब्रेशन वो चल रही है। नशा के खिलाफ जो लड़ाई हमने लिए हैं समाज के साथ मिलकर, उसी का एक कार्यक्रम आज वाकथान किए हैं। सीमापुरी से शुरुआत करके 2 किलोमीटर का हम इबास तक, इसमें काफ़ी सारे बच्चे, जवान, जो बड़े, सब पार्टिसिपेट किए हैं। खासतौर पर सीमापुरी जो इलाका से, पूरा शाहदरा ज़िले से भी काफ़ी हमारा जो पुलिस ऑफिसर्स है उनके साथ मिलकर जो समाज का लोग पार्टिसिपेट किए हैं, उसके खिलाफ जो हमने जो काफ़ी सारे जो प्लेज भी लिए हैं आज, वो नशा मुक्त, उस नशा के खिलाफ जो एक पैंटामेंट शो भी हमने जागरण मंच जो एनजीओ है वो उनके दौरान डिस्प्ले करवाया इबास में। बाकी आज इसी में काफ़ी जो अवेयरनेस क्रिएट करने का मेन पर्पस था। उसमें 2 किलोमीटर का वॉक है, इसमें लोगों को जो अवेयरनेस क्रिएट करना था उसी का मेन पर्पस में ये किए हैं। काफ़ी अप्रिशिएशन सपोर्ट मिला है। ये जो झगड़ा है, जो लड़ाई है ड्रग के खिलाफ, ये तो हम दिल्ली पुलिस समाज के साथ मिलकर वो करते रहेंगे। आज जो 26 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय जो ड्रग अब्यूज़ दिवस और ड्रग ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट ये दिन मना रहे हैं, ये यूनाइटेड नेशन ने शुरू किया था और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस डे की जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि इसके 3 पहलू हैं। एक तो ये है कि लोगों को एजुकेट करना, जो कि बहुत ही ज़रूरी है समाज में, पब्लिक अवेयरनेस करना, और दूसरा ये है कि लोगों को ये बताना कि इसकी जो ये है एक मेडिकल प्रॉब्लम है, सोशल प्रॉब्लम के साथ साथ ये लोगों को पता होते हुए भी कि ये ख़तरनाक है उनके लिए, फिर भी लोगों को क्रेविंग होती है, तो ये मेडिकल प्रॉब्लम है, उसका इलाज संभव है। और ये इस समस्या के लिए रिहैबिलिटेशन भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। और ये तीनों चीज़ें जो हैं, ट्रीटमेंट, अवेयरनेस और रिहैबिलिटेशन, तीनों की सुविधा जो है इबास में है, जो इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड अलाइड साइंसेज है। हमारे यहाँ पे अलग अलग टाइप के वार्ड हैं, डी एडिक्शन क्लिनिक्स और डी एडिक्शन वार्ड्स हैं,
और इसके साथ साथ डुअल वार्ड्स में जिसमें डी एडिक्शन और साइकेट्रिक जो बीमारियां हैं, मानसिक रोग हैं, दोनों के मरीज इकट्ठे, जब एक ही मरीज को दोनों प्रॉब्लम होती हैं तो उनको हम भर्ती करते हैं। ये एक यूनिक सेंटर है नॉर्थ इंडिया में, न्यूरो साइकेट्री का हॉस्पिटल है। और हमने समाज में नशे को मुक्त करने के लिए, शहादरा में नशा मुक्त करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम हम चला रहे हैं। इस लड़ाई में हम दिल्ली पुलिस के साथ हैं और दिल्ली पुलिस को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने ये कदम उठाया और हमें इन्वॉल्व किया, और हम आगे भी पार्टनर्स रहेंगे इस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए। हम सब लोग साथ मिलकर लड़ेंगे। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि अगले हफ्ते से मानसून दस्तक दे सकता है, लेकिन मानसून आने से कई परेशानियां भी शुरू हो जाती हैं, जैसे कि जलभराव की हो और बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही साफ सफाई नहीं होने से भी कई बीमारियां लोगों को होती हैं। ऐसे में नालों की सफाई का भी अहम रोल, क्योंकि जलभराव से जगह जगह सड़कों पर पानी जमा होता है। मानसून आने से पहले सरकार दावा करती है कि वो मानसून से पहले सभी नालों की सफाई कर देती है, लेकिन कई ऐसे नाले हैं जिनकी सफाई अभी तक नहीं की गई है। अगर बात करें पूर्व दिल्ली के कांति नगर के नाले की, यहाँ तो ये नाले की स्थिति बेहद खराब है। यहाँ ना ही नालों की सफाई अभी तक हुई है और ना ही यहाँ किसी तरह का कोई सफाई का काम कराया जा रहा है, जिससे कि आने वाले मानसून में इस इलाके में जलभराव की समस्या से इलाके के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मेरा कहना यह है कि दिल्ली बाढ़, इसका दिल्ली सरकार के नाला जो बाढ़ नियंत्रण विभाग के अंतर्गत आता है, कल से दिल्ली में मानसून आ रहा है और दिल्ली सरकार ये दावा करती है कि हमने सारे नाले साफ़ कर दिए। आपके सामने स्थिति है, कल जब बाढ़ आएगी, पानी आएगा इसमें, क्योंकि सारा बरसात का पानी इसी में आता है, तो पीछे की कॉलोनियों में लोगों के घरों में पानी जाता है, इस सड़क पे काफ़ी बड़ा पानी हो जाता है। तो अब चूँकि कल से बरसात का मौसम शुरू हो रहा है, तो ये नाले की सफाई आप नहीं करेंगे तो लोगों को जो नुकसान होगा उसका जिम्मेदार कौन होगा। 3 साल पहले मेरा स्कूल बिहारी कॉलोनी में है, मेरा कम से कम 1.5-2 लाख का नुकसान हुआ, क्योंकि सारे नाले ओवरफ्लो होने के कारण बैक मारे थे, सफाई होती नहीं थी। अब इसमें भी आप देखें, ये जो रोड बनी हुई है इसके नीचे भी पानी बिल्कुल सट के चल रहा है। मुझे नहीं लगता कभी नाला साफ हुआ हो। ये कांति नगर है, कांति नगर ये वेस्ट भी पड़ता है और क्या नाम अपना कच्चा भी पड़ता है, दोनों पड़ते हैं। दिल्ली सरकार कर क्या रही है, देखो ये मलबा है, ये जो ये तो बहुत टाइम से पड़ा हुआ है। क्या नाम, अब कई घरों में तो पानी 3-3, 4-4 फुट अंदर आ जाता है। जाके देखो जिनके घर नीचे, उनसे पूछो ना भाई वो क्या करते हैं, सारा दिन तो पानी निकालने में लगा देते। साफ ही तो करे हुए हैं उन्होंने, देखो दिल्ली सरकार ने साफ ही तो किए हुए हैं। देखो सारी दिक्कत ही दिक्कत है यहाँ पे। अब ये ईंटों का मलबा देखो नाले के ऊपर, ये देखो ना, ये तो कहीं भी नहीं नजर आएगा आपको। उत्तर पूर्व दिल्ली की सीमापुरी पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 ड्रग पैडलर को धर दबोच लिया है। ड्रग पैडलर की पहचान यूपी के फतेहपुर जिले के आशीष और मुकेश मिश्रा के तौर पर हुई। पुलिस ने इन आरोपियों से 46 किलो गांजा बरामद किया है। दरअसल आरोपी कानपुर से गांजा लाकर दिल्ली में सप्लाई करते थे, जिन्हें हर ट्रिप के पैसे मिलते थे। शादरा के डीसीपी आर साथिया सुंदरम ने बताया कि 21 जून की रात को एसआई विनीत मुनिया, सिपाही रोविन और प्रदीप पेट्रोलिंग कर रहे थे। तभी देर रात 2:50 पर पुरानी गोल चक्कर के पास 2 शख्स 3 बैग लेकर खड़े थे। पूछताछ करने पर दोनों पर संतोषजनक जवाब नहीं दे सके, जिसके बाद बैग को चेक किया गया तो उसमें करीब 40 किलो गांजा बरामद निकला। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि गैंग का मास्टरमाइंड सचिन है, जो यूपी के फतेहपुर का रहने वाला है। दोनों को फिरोज ने कानपुर से दिल्ली गांजा सप्लाई करने के लिए रखवाया था। फिरोज और सचिन के बीच में एक शख्स है जो पैसा ट्रांसफर करता है। आरोपी प्लास्टिक के फॉइल में लपेटकर गांजा लाते थे, जिसे टेप से बंद किया जाता था। दिल्ली पहुंचने पर सचिन से व्हाट्सएप कॉल्स के संपर्क किया जाता था, जो फिरोज से कनेक्ट करता था, जिसके बाद फिरोज के लड़के डिलीवरी लेने आते थे। पूर्व दिल्ली के पांडव नगर थाने के अंदर 6 सितंबर 2021 को एक होमगार्ड के जवान ब्रजलाल ने फांसी लगाकर जान दे दी थी, जिस पर एक्शन नहीं होने पर कड़कड़ुमा कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पुलिस से जवाब मांगा गया, जिससे असहमति जताते हुए अदालत ने 9 महीने बाद एसएचओ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का ऑर्डर दे दिया। इसी को लेकर कड़कड़ुमा कोर्ट के एडवोकेट अपूर्व शर्मा ने कहा कि सुसाइड नोट में आरोप तत्कालीन एसएचओ पर लगाया था, जिसके बाद ये मामला परिवार के पास पहुंचा तो परिवार थाने में रिपोर्ट कराने गई, लेकिन थाने में उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। लेकिन फिर मामला डीसीपी के पास पहुंचा तो डीसीपी ने भी एसएचओ को क्लीन चिट दे दी। लेकिन जब मामला एमएम के पास पहुंचा तो एटीआर मंगाई गई, तो उसमें फिर से पूरा मामला जज के पास है और जज ने
एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई करने का ऑर्डर दिया है। देखिए, पिछले साल 2021 में सितंबर महीने की बात है ये, और कल्याणपुरी जो एसीपी साहब हैं उनके अंडर में पांडवनगर थाने में ये एक होमगार्ड ब्रिजलाल जो थे उस समय के, उन्होंने जो है थाने के अंदर ही फांसी लगा करके सुसाइड कर लिया था। और सुसाइड नोट जो उनकी बॉडी के साथ में बरामद हुआ है उसमें उन्होंने सीधा सीधा एलिगेशन जो है, सीधा सीधा इसका रीज़न जो है वो उस समय के जो तत्कालीन उनके एसएचओ साहब थे थाना प्रभारी, उनके ऊपर लगाई है कि उनके द्वारा जो है इतना प्रेशराइज़ किया गया है और उसकी वजह से उन्होंने वो सुसाइड किया है। अब जब वो मामला जो है समाज में लोगों के और उनके परिवार के बीच में पहुंचा तो उन्होंने पहले थाने में ही शिकायत दी। थाना, जैसे कि आप जानते ही हैं कि थाना अगर एसएचओ साहब के अगेंस्ट की कंप्लेंट है तो थाना वैसे ही रिएक्ट नहीं करता। फिर उसमें एज़ पर द लॉ उन्होंने जो है डीसीपी साहब को भी कंप्लेंट करी। डीसीपी साहब ने भी जो है समय पूरा लगा करके भी कोई जो है जांच उसमें नहीं करी और जो उस समय के एसएचओ साहब थे उनको क्लीन चिट दे दी। फिर उसके बाद ये मामला जब एमएम साहब के पास में पहुंचा कोर्ट में, उन्होंने 156(3) और 200 की कंप्लेंट जब सीआरपीसी की लगाई तो कंप्लेनेंट ने उसमें ये लगाते हुए कहा कि डीसीपी साहब ने इन्वेस्टिगेशन करी और एसएचओ साहब को पूरी की पूरी क्लीन चिट दे दी। तो जो उस समय जो 15 नंबर कोर्ट में जो अपने विनोद जोशी साहब जज साहब हैं एमएम को, उन्होंने जो है एसीपी को बुला करके तलब करके उन्होंने एक्शन टेकन रिपोर्ट एटीआर मंगाई और एटीआर के जो उसको देख करके उसमें जो है कई सवाल उठाए कि इसमें अबेटमेंट टू सुसाइड के चार्जेस एसएचओ पर क्यों नहीं लगने चाहिए। तो अभी जो है ये जो मामला है पूरा अभी जो है न्यायाधीश के सामने है। अभी उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के इसमें और अभी आदेश दिए हैं और इसमें ये मांगा है। सजा हो सकती है इसमें? देखिए, अबेटमेंट टू सुसाइड जो आपकी ये धारा है ये सीधा सीधा आपका मर्डर के जितने जो चार्जेस लगते हैं 302 की जिस प्रकार से प्रक्रिया चलती है न्यायिक प्रक्रिया, उसी प्रकार से ये अबेटमेंट टू सुसाइड की प्रक्रिया भी चलती है। इक्विवेलेंट टू मर्डर ही माना जाता है। प्रदूषण की वजह से लोग कई बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। लोगों को सांस लेने जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, खासकर वो लोग जो खुले में काम करते हैं या फिर काम के लिए बाहर जाते हैं। मजदूर हो या कर्मचारी, सभी लोग धूल मिट्टी से परेशान रहते हैं। प्रदूषण को लेकर जब हमने ऐसे लोगों से बात की जो खुले में काम करते हैं तो उनका कहना था कि हम लोग खुले में काम करते हैं, ऐसे में फेफड़े खराब होने से सांस की बीमारी और कई अन्य बीमारियों से लोग परेशान रहते हैं। उनका कहना था कि सरकार ना तो पॉल्यूशन कम कर पाती है और ना ही मजदूरों को कोई राहत दे पाती है। जैसे महिला कर्मचारी हमारी या कोई भी कर्मचारी है, काम करते हैं, काम करने के बाद ना उनके लिए सिटिंग की कोई वो नहीं है। जैसे बारिश हो गई वो बैठ नहीं सकते, कहीं खाना नहीं खा सकते। अगर किसी के घर के आगे बैठ जाते हैं तो वो लोग पानी वगैरह भी डाल देते हैं। वॉशरूम नहीं है। अगर जैसे हमारी महिला कर्मचारी हैं, अब आदमी तो कहीं भी कर लेता वॉशरूम वगैरह, खुले में महिलाएं काम करती हैं। खुले में महिलाएं क्या करेंगी? खतरा कितना ज़्यादा बढ़ जाता है? बहुत ज़्यादा खतरा है। एक तो ये डस्ट वगैरह इतनी होती है, नाली का काम करते हैं। इनको एक तो कैशलेस कार्ड होना चाहिए सबसे बड़ी बात, क्योंकि बीमारी बहुत ज़्यादा है इनके लिए ना। वो फिर ये मास्क वगैरह उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि सारा ही डस्ट का काम है ना। झाड़ू लगाती हैं, डस्ट उड़ती है, वो मुंह पे जाती हैं। डस्ट वगैरह वो सारी जो है ना डस्ट अंदर ही जाती है, फेफड़े, लंग्स वगैरह, ये सांस की बीमारी हो जाती है। खुले में काम कर रहा है एक बात कहिए, वो नाली खींचता है, कोई उपकरण नहीं, नाली में दुनिया भर के वायरस होते हैं, वो उसी डंडे से निकालेगा, उसके पास ग्लव्स नहीं, फिर वो बीमार पड़ेगा। उसके लिए कोई सुविधा के लिए कैशलेस कार्ड नहीं। अब रोड पे काम कर रहा है कर्मचारी, है ना, उसके पास कोई ड्रेस नहीं जो दूर से दिखे कि यहाँ पे कर्मचारी काम कर रहा है, और कोई गाड़ी वाला साइड से चला जाए। इस सिलसिले में दुनिया भर के एक्सीडेंट हो जाते हैं। इसमें कर्मचारी के हॉस्पिटल जाएगा, उसके पास कोई कैशलेस कार्ड नहीं, और सैलरी के नाम पे ये सैलरी टाइम पे नहीं देते, और पैसे कौन सी उन लोगों को अधिकतर लग जाती है और वो परेशान होते हैं? बीमारी तो लंग्स प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे धूल मिट्टी में काम कर रहा है वो, उसके बाद कोई वो नहीं तो लंग्स प्रॉब्लम हो जाती है उसे। अब वो नाली में काम कर रहा है तो बैक्टीरिया से फूड पॉइजनिंग हो जाती है कभी कभार, क्योंकि उसके हाथ पैर कभी गंदे रहते हैं वो 24 घंटे, क्योंकि उसके पास ग्लव्स नहीं। फूड पॉइजनिंग से बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की आखिरी तारीख 30 जून है और अगर 30 जून तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा करते हैं तो टैक्स पर 15% की छूट दी गई थी, जिसको देखते हुए लोगों ने अपना टैक्स जमा कराया। दरअसल प्रॉपर्टी टैक्स ऑफिस गीता कॉलोनी को रविवार के दिन खुला रहा, जहां लोगों की भीड़ नहीं देखी गई। आपको बता दें, रविवार को भी ऑफिस खोलने का उद्देश्य ये था कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स जमा कराएंगे, लेकिन दफ्तर खाली दिखा। सिर्फ कुछ ही लोगों ने दफ्तर पहुंचकर टैक्स जमा कराया है। संडे के दिन भी दफ्तर खुला है क्या? हाँ जी,
दफ्तर खुला है। तो नए रेट से जमा कर रहे हैं टैक्स या फिर पुरानी दरों से ही? नए रेट से कर रहे हैं। और जो 15% छूट मिल रही है लोगों को, उसकी आखिरी तारीख 30 तारीख है। हाँ क्या जी। वो भी फैसिलिटी आपको यहाँ मिल रही है? हाँ जी। नहीं, पहले मेरा पीछा सारा कंप्लीट है, अभी जो है जो अभी बनेगा वो देंगे 22-23 का। सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं? हाँ जी। रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है और फिर भी हाउस टैक्स दफ्तर खुला है? हाँ जी, खुला हुआ हाउस टैक्स ऑफिस खुला 8 से 8 मॉर्निंग में, सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक। और न्यूज़पेपर में भी देखा था मैंने कि रात 8 बजे तक खुलेगा। तो गीता कॉलोनी के प्रॉपर्टी टैक्स दफ्तर में हम इस समय मौजूद हैं और सभी जानते हैं कि 30 तारीख जो है वो 15% छूट की आखिरी तारीख है और आज इतवार का दिन है जब देखा जा सकता है कि इस दफ्तर में बिल्कुल भी भीड़ भाड़ नज़र नहीं आ रही है। आखिरी तारीख सर पर है और ऐसे में अभी भी अगर देखा जाए तो लोग जो हैं वो कहा जा सकता है कि हाउस टैक्स दफ्तर में कम संख्या में आकर ही टैक्स जमा करा रहे हैं। कैमरा पर्सन मोहित के साथ मैं वंदना कश्यप, कैंथ, CCN। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप यूट्यूब पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।